are looking at studies and today we are going to start part 4 of legal section. और हम लीगल सेक्शन में करने वाले हैं साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड लेट मी टेल यू कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 1 एंड सो ऑन. बाकी आई थॉट कि यू शुड नो सम मोर बेसिक्स बिफोर स्टार्टिंग डीप इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम ये वीडियो में साइलेंट फीचर डील कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डील विद हिस्टोरिकल पार्ट और उसकी जो पार्ट 6 जो आएगा उससे हम आर्टिकल 1 स्टार्ट करते हैं. सो लेट स्टार्ट. अब द वर्ड साइलेंट, द साइलेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले बताओ मुझे. लेट वी नो व्हाट द वर्ड साइलेंट मीन. साइलेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट एंड नोटिसेबल. मतलब we are going to deal with important and noticeable features of Indian Constitution. Those features जो हमारे लीडर ने फ्रेम करे थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. So let's start with first feature. यहाँ पर टोटल है 13 feature. So we are going to start with first feature. रुको. हमारा फर्स्ट है lengthiest constitution. lengthiest and written constitution. I do write in short form. Okay. So lengthiest and written constitution. So ये जो lengthiest constitution है, lengthiest in whole world, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा और written constitution हमारे इंडिया का है. And which is consist of how much articles? Sorry, 395 articles, 22 parts and 12 schedules. आई थिंक ये चीज़ तो आपको बिल्कुल मार्कअप कर लेना है क्योंकि इट कुड बी द क्वेश्चन कि हाउ मच आर्टिकल वाज एज ओरिजिनल एंड एज ए प्रेजेंट. प्रेजेंट में आपको कितने हैं, यू नीड टू राइट दैट. तो दिस इज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. एंड वाई सो लेंथिएस्ट. अब लेंथिएस्ट क्यों है ये, व्हाट इज द स्पेशलिटी, क्यों लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है एंड वाई दिस इज सो मच. और इसका आंसर है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फीचर. अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताना पड़े. फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर डिफरेंट कल्चर, देयर आर डिफरेंट रिलीजन, इथनिक वेरिएशन, डिफरेंट बिलीव, इतनी सारे डिफरेंट है. पूरा मल्टी कल्चर इंडिया है, तो उसके लिए इतने सारे लोगों के लिए एक यूनिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इज़ अ वेरी hectic and difficult task. This is because of this reason we are end up with the lengthiest constitution. क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं. वेरिएशन इन एवरी स्टेप, देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन एंड डिफरेंसेस. और इन सारे डिफरेंसेस और वेरिएशन को एंड करने के लिए, इन सब के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा गया है जो सबको एक सेंस ऑफ देता है इक्वालिटी, सबको सेंस ऑफ इक्वालिटी देता है. और वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते लिखते इतना ज़्यादा वो लंबा हो चुका है. ओके, सो आपको लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चल चुका रहेगा क्योंकि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्रॉम डिफरेंट ओरिजिन, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. फॉर दोज पीपल उन्हें यूनिफाई करने के लिए, उन्हें इक्वालिटी देने के लिए इतना लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है. सो दिस इज द वन फीचर ऑफ साइलेंट फीचर. नाउ कम विद द सेकेंड एक्शन. सेकेंड, derived from different sources. अब मेनली तो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब आई थिंक जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वर्ल्ड में है उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चीज़ रेंसाक ज़रूर की गई है. तो उसके हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल फॉर दिस सेकेंड साइलेंट फीचर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी चीज़ें अडॉप्ट करी है, जो भी चीज़ें डिराइव करी है, वो तीन स्ट्रक्चर से करी है. 3 क्लासिफिकेशन दी है उन्होंने कि हमने स्ट्रक्चरल चीज़ें ली हैं, हमने फिलोसॉफिकल ली है, और हमने पॉलिटिकल ली है, ओके. तो हमारे लीडर्स ने बोला था कि वी हैड अडॉप्टेड दी थिंग्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दीज 3 थिंग. अब जो स्ट्रक्चरल की बात है ये है GOI 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए लिखा गया था वहाँ से तो स्ट्रक्चर ले लिया गया था. फिलोसॉफिकल लिया गया था हमारा आयरिश एंड USA,
ओके, फिलोसफिकल में आता है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, दे बोथ आर द फिलोसफिकल इन नेचर। अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो यू वुड कम टू नो कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी का बहुत ज़्यादा ब्रीफ इम्पैक्ट होता है एंड वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट टू अस। एंड पॉलिटिकल लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश। तो ओनली इफ द क्वेश्चन कम, यही मतलब मेनली आपको ये लिखना है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टेकन एज अ स्ट्रक्चरल डेरिवेशन, तो आप लिखेंगे GOI 1935 फिलोसफिकल से लिया है, आयरिश और USA, और इसमें क्या आता है DPSP फंडामेंटल राइट। पॉलिटिकल है हमारा UK से लिया गया। सो दिस इज द थर्ड वी आर डन विद इट। अब द वन क्वेश्चन कि क्यों लिया था, डिराइव क्यों करा गया हमारे, द थिंग इज दैट हमारे लीडर्स ने सारी वर्ल्ड की कंट्रियों से सीखा है, मीन्स दे डिडंट स्टेप बैक देयरसेल्फ, मतलब उन्होंने बोला कि हमें जहाँ से कुछ सीखने को मिला हमने वहाँ से अडॉप्ट करा, हमने मतलब कोई शर्म नहीं करी, हमने कुछ ये नहीं सोचा कि व्हाट द पीपल विल से। द थिंग इज दैट कि उन्होंने जहाँ पे कुछ अच्छा ही देखी, दे अडॉप्टेड इट एंड पुट दैट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, they didn't shy back to it. Okay, this is because of it we are having a lengthiest constitution again. तो दो फीचर हो गए हैं, lengthiest and sources. Okay, now come to the third. Third है blend of rigidity and flexibility. Okay, so listen, मतलब हमारे मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, तो कुछ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी रिजिड, मतलब इट इज़ अ वेरी रिजिड, और कुछ कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, एंड इन आर इंडिया इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल. सो वाई सो, मतलब ऐसा क्यों? लिसन, इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. ओके, वी नो कि देयर कैन बी अमेंडमेंट. अब देखिए, अगर अमेंडमेंट क्यों होता है उसका एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है कि हम अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, है ना, हम अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं उसके लिए आपको एक रीज़न देना पड़ता है. तो वो रीज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इतने ज़्यादा क्लेवर और क्या बोल सकते थे, मतलब अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी मच हाई IQ के थे कि दे मेड इट, मतलब उन्होंने पहले से ही सोच के रखा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ज़्यादा रिजिड रखेंगे तो जिनको अमेंडमेंट करना होगा वो ये बोल के करेंगे कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड, इतना ज़्यादा रिजिड है कि मतलब इसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल करो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड है, और वो अपने मतलब कुछ भी एक्सक्यूजेस देंगे कि रिजिडिटी के बेसिस पे वो अपने आप को फुलफिल कर लेंगे कि ये वी आर डन. उनको बस इतना बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है इसलिए हमको अमेंडमेंट चाहिए, और हमें अमेंडमेंट देना होगा बिकॉज एक्चुअली अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड. और अगर हम बहुत फ्लेक्सिबल कर देंगे तो देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रहेगा तो नो रीज़न, फिर तो किसी के पास रीज़न ही नहीं रहेगा कि हम उसे फॉलो क्यों करें. आप समझ रहे हैं? अगर बहुत ज़्यादा रिजिड आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो लोग बोल देंगे, मतलब जो भी लीडर्स देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है इसलिए अमेंडमेंट लाना होगा, यू हैव टू गिव अमेंडमेंट. और अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है तो लोग तो बोलेंगे फ्लेक्सिबल है, कुछ काम पे नहीं, हम क्यों फॉलो करें इसको. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लाए द मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी. इसके लिए अगर आपके पास ये वाला, अगर आपके पास फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट है, तो अगर आपको अमेंडमेंट लाना है तो उसके लिए आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा, और वो वैलिड रीज़न आप रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर नहीं दे सकते हो कि आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट द पॉइंट द फ्रेमर वांटेड टू शो अस. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाएगा. अब इसके लिए क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मुझे अमेंडमेंट करना है, मतलब अगर लेजिस्लेचर को अमेंडमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे. तो अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजोरिटी से यू कैन अप्रोच टू योर अमेंडमेंट प्रोसीजर. ओके. सो फोर्थ फीचर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. मतलब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वासी फेडरल करके एक वर्ड पढ़ाया था, एंड आई थिंक सो कि आपने लास्ट वीडियो देखी हो. मतलब मैं बार अगर एक ही चीज़ वीडियो कवर करवाते रहूँगी तो वीडियो बहुत लेंथ भी हो जाएगी. ओके, तो फेडरल और यूनिटरी, मतलब हमारे इंडिया फेडरल प्लस यूनिटरी है इक्वल टू क्वासी फेडरल. क्या मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. तो मतलब व्हाट डज दिस मीन? देखिए, या तो कंट्री फेडरल होती है या यूनिटरी होती है. ओके, वर्ल्ड के अंदर जितने भी मैं कंट्री की बात करूँ, बट वी आर द मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी. वाई सो? क्योंकि फेडरल के भी कुछ एडवांटेज है और यूनिटरी के भी कुछ एडवांटेज है, एंड ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांट कि हमें दोनों ही एडवांटेज मिले, तो हमने दोनों ही ले लिया. देखिए, अब फेडरल इन फॉर्म में कैसा है. पहली बात, अगर मैं फेडरल फॉर्म की बात करूँ तो हमारे पास फेडरल फीचर है
डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और लोअर लेवल पंचायत को भी दी जाती है ना। तो हमारे पास फेडरल फीचर ये आ चुका है। एक और फेडरल फीचर है कि स्टेट खुद के लिए रूल्स बनाती है, मतलब स्टेट मेक देयर ओन लॉज, स्टेट लॉज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे दो फेडरल की फीचर है। फेडरल के फीचर बहुत सारे हैं, बाकी अभी हम सिर्फ सैलेंट फीचर समझ रहे हैं, ओके। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डेप्थ एनालिसिस। अब यूनिटरी की बात करें तो यूनिटरी की बात करें तो हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ओके। एंड सिंगल सिटीजनशिप, मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं लिख पा रही हूँ। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रल जुडिशरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दिस आर द फीचर ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल। तो इससे हमें ये पता पड़ा है कि इंडिया इज मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फीचर, ओके। सो नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है ना, यहाँ पर इट इज़ रिक्वायर्ड, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ देयर हैड टू बी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ओके। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए, एक बार जुडिशरी को फिर भी हम साइड बैक कर देते हैं। सो यहाँ पर हो जाता है डिवीजन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मतलब बोलते हैं ना कि मतलब मुझे तुमसे ज़्यादा परफॉर्म करना है, मुझे तुमसे ज़्यादा पावर गेन करनी है, आई एम जस्ट बेटर देन यू। तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशननेस आ जाता है, और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी आता है, क्योंकि यहाँ पर जब चेक एंड बैलेंस, जब ज़्यादा पावर इन्वॉल्व होएगी किसी चीज़ के अंदर, तो ऑफकोर्स देयर हैड टू बी कॉम्पिटिशन एंड ऑल। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक तरह का ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर कोई भी सिंगल पावर डोमिनेट नहीं कर सकती, मतलब दे कैन नॉट डोमिनेट। मतलब अगर आज आगे लेजिस्लेचर ने बोल दिया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव यू आर परफॉर्मिंग बिलो देन मी, आई एम अबव लेवल देन यू, देयरफॉर यू नीड टू लिसन मी, तो ऐसा लेजिस्लेचर डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल और पावर दी है। एंड दिस इज द वाई कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया है, बिकॉज इट डज नॉट गिव सुपर पावर वन ओवर अदर, ओके। अगर वहीं हम बात प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं जो यूएसए में है, वहाँ पर प्रेसिडेंट अलोन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ कंट्री। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट को बोल नहीं सकता कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं पार्लियामेंट्री लेंगे, प्रेसिडेंट हम प्रेसिडेंशियल भूल के भी नहीं लेंगे, नो, नहीं चाहिए, because for country like India there had to be the parliamentary form of government, और parliamentary form of the government में बहुत ज़्यादा representative का काम भी होता है as a people, okay। So come to the next section, okay। So now sixth feature is integrated judiciary. So we all know India is having integrated, unified भी है और single भी है judiciary सिस्टम। मतलब हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट इज़ द टॉपेस्ट एंड हाईएस्ट कोर्ट विच डील्स विद दी ऑल दी मैटर्स। देन कम्स द हाई कोर्ट्स रहते हैं हर स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट एज ए नेशनल लेवल पे होता है, सेंटर पे है, दिल्ली में। देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन वी हैव लोकल कोर्ट। अब मुझे लेट मी गिव आई हैव क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बताइए कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी? वेयर? अभी तो दिल्ली में है, फर्स्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी? गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड द इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सो और बहुत सारी जो इसी स्टेट में है ना, अब बहुत सारी स्टेट के जैसे 2 स्टेट एक कोर्ट भी शेयर करती है, तो आप वो भी बताइए कि कौन सी 2 स्टेट एक कोर्ट शेयर करती है। सो दिस इज द अगेन द वन साइलेंट फीचर कि हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सारे मैटर्स इस ज्यूरिसडिक्शन में ही सॉल्व किए जाएंगे, ओके। एंड नो वन इज अबव सुप्रीम कोर्ट, ओके। दिस इज द 6th। नाउ मूव टू द 7th, ओके। सो 7th इज फंडामेंटल राइट। वी नो फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और आई थिंक सो कि इसकी इंपॉर्टेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन जो
पावर देता है सिटीजन को और लिमिटेशन इम्पोज करता है गवर्नमेंट के ऊपर। आई थिंक सो कि आपको पता होगा। दिस इज फंडामेंटल राइट इज द सर्टन थिंग विच एम्पावर्स अ पर्टिकुलर सिटीजन, विच प्रोवाइड सिटीजन विथ इक्वालिटी, rights, justice and protection from government rule if it is against, अगर अगेंस्ट होता है तो ये प्रोटेक्शन देता है। दिस फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन इम्पोज करता है? अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाता है, इफ़ समवन टेक्स योर फंडामेंटल राइट, तो उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आपको ये बता दिया जाए कि फंडामेंटल राइट आपसे कोई भी नहीं ले सकता। आपका फंडामेंटल राइट, अगर आप किसी पे केस करने जाते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो वो जो आप किस पे केस कर रहे हैं, इट हैड टू बी गवर्नमेंट, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया जाता है। हम इस पर और बेसिस पे बात कर देंगे। बाकी फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि फंडामेंटल राइट इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स अ पर्सन इक्वालिटी, राइट, जस्टिस एंड मैनी मोर यूनिक एंड एस्टाउंडिंग फीचर्स। नाउ लेट्स कम विद द 8th एक्शन। ओके, सो DPSP देखिए, वेन जब भी मतलब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, मतलब जब से स्टार्ट हुआ था, आपको पता है ना, अप्रॉक्स 3 ईयर लगे थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था, तो हमारे इंडियन लीडर्स ने बोला था कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ है जो फ़िलहाल के सर्कमस्टेंसेस से हम इम्पोज नहीं कर सकते। मतलब अगर आज इट्स लाइक 26 जन 1950 है आज, तो मतलब हमारे लीडर्स ने बोला कि देखिए यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ें भी इंडिया के सिटीजन्स को मिले, लेकिन आज के दिन ये नहीं मिल सकती क्योंकि आज की हालात कुछ ऐसी है कि वो हम दे नहीं सकते। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ऐसे आपको समझ शायद ही आए। जैसे आर्टिकल 51, एक सेकेंड, आर्टिकल 51 बोलता है DPSP कि देयर हैड टू बी फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज 14। तो ऐसा DPSP, मतलब ये DPSP में था कि फ्री एजुकेशन लेना चाहिए, किसके लिए? बच्चों के लिए। तो देखिए उस टाइम पे जब इंडिया ने फ्रीडम गेन करी थी, देयर द सिचुएशन वाज वेरी टर्मन एंड हैप्टिक एंड डिफिकल्ट। तो अगर जब हमारी इंडिया इकोनॉमी से ही नहीं उठ पा रही थी, तब बोलते कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दो बच्चों का, तो वो नहीं हो पाता। मतलब भले ही वो रख देते, लेकिन उस पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पर पहले फाइनेंशियली कंट्री इतनी वीक है, तो हम कहाँ से मतलब एक्स्ट्रा फंड लाकर चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए इम्पोज करें। तो इसलिए इसको एज ए DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से प्रिजर्व करके गए कि जब भी तुम्हारे पास इंडियन गवर्नमेंट जब भी एक्स्ट्रा मनी तुम्हारे पास आए, प्लीज़ ये DPSP को तुम फंडामेंटल राइट बना देना मेरे चिल्ड्रन के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कितना ज़्यादा मतलब हमारे लिए ध्यान रखा गया है। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट? तो ये DPSP कुछ ऐसे पॉजिटिव मेजर होते हैं। तो DPSP क्या होते हैं? DPSP एक पॉजिटिव गाइडलाइंस रहती है। DPSP पॉजिटिव गाइडलाइंस रहती है, जो किसके लिए रहती है? गवर्नमेंट के लिए, जो बोलती है गवर्नमेंट प्लीज़ अब ये इम्पोज कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। और ये सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट टू एजुकेशन। पहले राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं था, इट वाज DPSP, क्योंकि एट दैट टाइम फंडामेंटल राइट उससे बना नहीं सकते थे। बट जैसे ही हमारे गवर्नमेंट के पास फंड्स आए, फाइनेंशियल कंडीशन हुई, तो इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। सो आई थिंक यू आर डन विद DPSP। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बोला था कि हमने तुम्हें फंडामेंटल राइट्स दे दिए, हमने तुमको DPSP दे दिए, हमने तुमको इक्वालिटी दे दी, सब कुछ दे दिया, प्रियम्बल दे दिया। अब थोड़ी चीज़ें आप भी एक काम करो, हमें दे दीजिए। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी कुछ ड्यूटीज़ होती है जो एक सिटीज़न को फॉलो करना चाहिए। वो फॉलो करेगा तो वो गुड सिटीज़न कहलाएगा, एज अ गुड सिटीज़न। जैसे रिस्पेक्ट, डोनेशन,
national anthem, flag, and be loyal to nation, and do not infringe the rights of others, and fraternity, live brotherlyhood. ये सारे एक तरह की ऐसी कंडीशन है जो मतलब नेसेसरी है एक सोसाइटी के अंदर गुड लाइफ जीने के लिए. तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो नेसेसरी है एक सोसाइटी में गुड लाइफ जीने के लिए. मतलब दे हैड टू बी फुलफिल इफ यू रियली वांटेड टू लिव अ गुड लाइफ. Okay, so fundamental duty is also a very important concept and therefore it is in silent feature. अब लास्ट मतलब लास्ट तो नहीं सेकंड लास्ट कह सकते हैं सेक्युलर. ओके, सो 10th पॉइंट इज सेक्युलर. लिसन, वी नो इंडिया वॉज मल्टी कल्चरल कंट्री. इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीजन है और अगर उस टाइम पर 1947 तब तो बिल्कुल रिलीजन के बेसिस पे तो इतने ज़्यादा दंगे करा के गए थे ब्रिटिशर्स. और तब अगर लीडर्स को चूज़ करना पड़ता किसी वन रिलीजन के बिटवीन में, या फिर हिंदुज़म या मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी, अगर इसके बीच में हमारे लीडर को चूज़ करना पड़ता तो शायद आज हम इतने ग्रेट लेवल पर नहीं होते या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता. द थिंग इज़ दैट सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वली इंपॉर्टेंस मानते हुए एक डिसीजन लिया है कि हम सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट अडॉप्ट करेंगे कि सारे रिलीजन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली गुड एंड इक्वली प्रैक्टिस्ड. ओके, सो कि हमारा सेक्युलरिज्म कंसेप्ट बोलता है कि हम किसी भी रिलीजन को एक किसी के ऊपर डोमिनेट या फिर किसी के ऊपर सुपीरियर नहीं मानते. हमारे लिए सारे रिलीजन एक समान हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया गया है because we are here with a good scenario. Okay, there are many countries. अब बता देती हूँ many countries जैसे पाकिस्तान एंड श्रीलंका. इनके खुद के रिलीजन है. इधर इस्लाम है एंड इधर बुद्धिज्म. सो जिनके खुद के रिलीजन होते हैं ना, वो सारी स्टेट कौन सी स्टेट कहलाती है? वो स्टेट कहलाती है थियोक्रेटिक स्टेट. you need to theocratic state, so you need to remember it. and those और हमारे इंडिया सेक्युलर स्टेट. हम हमारे कंट्री के सिटीजन को सारे रिलीजन फॉलो करने के लिए इक्वली परमिशन देते हैं. फॉलो भी करिए, प्रोपोगेट भी करिए एंड प्रीच भी करिए. ओके, सो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट एक्शन. ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एलन फ्रेंचाइज या फिर राइट टू वोट. तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थी तो बहुत सारों ने बोला था कि सारे इंडियंस को राइट टू वोट मत दो. राइट टू वोट मत दो. क्यों? क्योंकि इंडियंस वो इलिटरेट बोलते कि जब तुम इंडियन इलिटरेट है, उनको पढ़े लिखे ही नहीं जानते, तुम ऐसे लोगों के हाथ में पावर दे रहे हो जो कुछ जानते ही नहीं है. मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस. मतलब हमारे बारे में ऐसा कहा गया था कि हमें ये नहीं मिलना चाहिए. फिर भी लुक द पावर ऑफ द अवर लीडर्स. उन्होंने हम पर बिलीव करा. उन्होंने बोला आज नहीं तो क्या कल तो एजुकेट हो जाएंगे ना. दे हैड टू बी गिवन दिस पावर. एंड हमारे लीडर्स ने बोला था कि नो, वी विल गिव राइट टू वोट बिकॉज इट इज़ नेसेसरी. हम राइट टू वोट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम हमारे सिटीजन्स को पावर दे रहे हैं. क्या पावर दे रहे हैं? कि उनकी कंट्री को हु इज़ गोइंग टू इलेक्ट, हु इज़ गोइंग टू रूल. तो बोलते कि अगर देखिए, अगर कोई हमारे इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है, कोई मेरे सिटीजन्स पे रूल कर रहा है, तो मेरे सिटीजन्स को राइट है कि उन्हें पता चले कि उन्हें रूल कौन कर रहा है. बोलते कि पहले 200 ईयर्स हमने ब्रिटिशर्स के अंदर रह लिए, उनके रूल के अंदर रह लिए. अब हम और नहीं रहेंगे. दे हैड टू फ्रीडम टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर ओन लीडर्स. इसलिए हमको राइट टू वोट दिया गया एंड दिस वाज अगेन सक्सेसफुल. ओके, सो दिस इज़ द 11th फीचर. एंड पहले अभी तो हमारी 18+ हो गई है, लेकिन पहले 21 था. मतलब 21 के ऊपर वाले ही राइट मतलब वोट दे सकते हैं. लेकिन फिर 1988 में बोला कि नहीं, इसको 18 करो. 20 में तो बहुत ज़्यादा हो गया. एंड हाँ, राइट टू वोट वुमेन एंड मेन दोनों को दिया गया है. वुमेन एंड मेन, ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन या मैन. और राइट टू वोट रिच, पुअर एंड सारी क्लासेस को दिया गया है, सारे इंडियंस को दिया गया है. आप इंडियन समझ रहे हैं, ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट. ओके, सो हमारे लीडर्स ने हमें सिंगल सिटीजनशिप दी है. मतलब भले आप कहाँ पर भी रहे, भले आप MP में रहे, गुजरात में रहे, बाकी आप कहलाएंगे तो इंडियन ही. ऐसा नहीं कि MP के MP गुजरात गुजरातियंस. नो, सिंगल सिटीजनशिप है. कहाँ की? सिर्फ सिर्फ इंडिया की. सो
अब पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है या सिंगल सिटीजनशिप है. सो वी ऑलवेज गो विद सिंगल सिटीजनशिप. मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि ड्यूअल और सिंगल में क्या होता है. ड्यूअल और सिंगल बस इतना ही होता है, बहुत सारी कंट्री में स्टेट की अलग सिटीजनशिप दी जाती है और नेशन की मतलब कंट्री की अलग दी जाती है. बाकी हम बोलते हैं कि हम कोई भी स्टेट को सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पर सिटीजनशिप देंगे. सो दिस इज़ द ओनली सिटीजनशिप. ओके, अब 14 की पढ़ लेते हैं. अब बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही है, बाकी कोई नहीं, बस 2 और बचे हैं. होल्ड ऑन. इन थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी. अब 14 थे इंडिपेंडेंट बॉडीज. इसका भी सेपरेट चैप्टर है, तो अभी सिर्फ मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ. इंडिपेंडेंट बॉडीज मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर है, ओके, अटॉर्नी जनरल है, एंड कंप्यूटरल ऑडिटरल यूपीएसपी कमीशन, ओके, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो ये सारी जितनी भी बॉडीज़ हैं ये सारी इंडिपेंडेंट है. पता नहीं किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है इनकी वर्क के लिए. दे आर इंडिपेंडेंट. इनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, भले ही बीजेपी आए, कांग्रेस आए या फिर कोई सी भी आए. ओके, सो दिस इज द 14th कंसेप्ट. हम इसको सेपरेटेड डील करेंगे. लास्ट कंसेप्ट है फर्स्ट एक्शन. ओके, सो थर्ड डायरेक्ट गवर्नमेंट. मैंने आपको बताया एक हमारे स्टेट सेंट्रल लेवल पे होती है, फिर स्टेट लेवल पे होती है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट मतलब फिर आ जाती है मतलब डिस्ट्रिक्ट लोकल होती है, और एक लास्ट हो जाती है लोकल लेवल पे, है ना. तो इसी प्रोसीजर को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि डिवीजन ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल. तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन. और ये जो ना लोकल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये इसे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. लोकल मतलब पंचायत या म्युनिसिपल. लोकल मतलब पंचायत या म्युनिसिपल, जो लोकल लेवल पे बिल्कुल बिलो लेवल पर, बेसिक लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं. ओके, जिन्हें भी मतलब हम अगर हमारे एरिया में वाटर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, सो इफ़ यू आर इन अर्बन यू विल गो फॉर municipal, and if you are in a village you will go for panchayat, and they will definitely come to your solution. So हमने सेलेक्ट फीचर कवर कर लिए. दिस वीडियो was again quite lengthy, but yeah, we had deal with the concept. I had given you quality content, we didn't compromise over it. Okay, so how did you like my video? मुझे बता दीजिए. and stay happy, stay blessed, and see you in next video. एक बार वापस से रिवाइज करवा देती हूँ. I love to revise you people. So